तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के वॉल्यूम 1 को। वॉल्यूम 1 में टोटल सिर्फ 4 एपिसोड्स हैं। पिछले सीजन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो सीजन 5 की शुरुआत होती है 12 नवंबर 1983 का समय दिखाते हुए अपसाइड डाउन के जंगल में बने हुए कैसल बायर्स में हम विल को देखते हैं जो शुड आई स्टे और शुड आई गो गाना गा रहा होता है। अचानक उसे बाहर किसी की आवाज आती है, तभी डेमोगॉर्गन अचानक अंदर घुस आता है, मगर विल किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और एक बड़े से पेड़ पर चढ़ जाता है। डेमोगॉर्गन भी पेड़ पर चढ़ने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए विल दूसरे पेड़ पर छलांग लगा देता है, मगर वो टहनी पकड़ नहीं पाता और गिरते गिरते अपने बैग के सहारे एक टहनी से लटक जाता है। फिर आखिरकार वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। डेमोगॉर्गन उसे पकड़कर वेकना के पास लाता है। वेकना उसे जड़ों में जकड़ लेता है और कहता है, इंतजार खत्म, अब खेल शुरू। इसके बाद वो विल के मुंह में अपनी काली शक्ति डालने लगता है और कहता है कि अब मैं और तुम मिलकर हर चीज हासिल करेंगे। कहानी जाती है 5 साल के बाद, यानी 3 नवंबर 1987 में। माइक के घर में उसकी छोटी बहन हॉली जब खाना खाने के लिए टेबल सेट कर रही होती है, तभी उसे बाहर कुछ नजर आता है, जिसे देखकर वो खुश होती है और उसे हाय कहती है। तभी उसकी माँ कैरन उसे कहती है, जाओ सबको बुलाओ, नाश्ता तैयार है। हम देखते हैं कि अब विल, जॉनथन और उसकी माँ जॉयस माइक के घर पर ही रह रहे हैं। आखिरकार वो सभी लोग मिलकर नाश्ता कर रहे होते हैं। टेड अपनी बेटी हॉली से बेकन देने के लिए कहता है, मगर वो तो अ रिंकल इन टाइम किताब पढ़ने में बिजी होती है। बेकन टेड तक आते आते खत्म हो जाता है, क्योंकि अब घर में इतने लोग जो रहने लगे हैं। सब लोग स्कूल कॉलेज जाने के लिए निकलते हैं और जॉयस भी काम पर चली जाती है। कैरन और टेड परेशान है कि पता नहीं कब तक ऐसा चलता रहेगा, पर वो लोग विल और जॉयस की फैमिली को घर से निकाल भी तो नहीं सकते। स्कूल जाते हुए हॉली रेडियो पर द स्क्वैक शो सुन रही होती है। सभी लोग ये शो सुन रहे होते हैं। ये रेडियो शो चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि रॉबिन है, और स्टीव भी उसके साथ रेडियो स्टेशन पर काम करता है। रॉबिन बताने लगती है कि जहाँ पर भूकंप आया था तब वो वहीं थी और बाकी लोगों की तरह भागी नहीं थी। अब हॉकिंस को क्वारंटीन में रखा गया है। जितने लोग शहर में रहते हैं उनसे ज्यादा तो मिलिट्री के लोग यहाँ मौजूद हैं। वो आगे कहती है कि जो धूल मतलब डस्ट गिरी थी, पता नहीं उससे लोगों को कोई बीमारी हो भी जाए, क्योंकि जो कुछ भी इस शहर में हुआ वो किसी इंसान ने कभी देखा नहीं था। भूकंप से जो धरती फटी थी उसे ठीक कर दिया गया था और अब तो उसके ऊपर बच्चे खेलते हैं, फिसलते हैं, लेकिन मिलिट्री के लोग बच्चों को वहां से भगा देते हैं, क्योंकि वहां खेलना खतरनाक भी हो सकता है। रॉबिन सबको हिदायत देती है कि मिलिट्री एक्सेस कंट्रोल जोन मतलब के मैक जी से दूर रहें, क्योंकि वहां जाना खतरनाक हो सकता है। वो कहती है कि आराम से घर पर रहो, काम करो, टीवी देखो और बच्चे स्कूल जाओ। वो कहती है कि आज शाम वो डेट पर जाने वाली है, मगर वो अपने डेट का नाम नहीं बताती, बस उसके लिए अगला गाना बजाती है। और वो गाना सुनकर विक्की मुस्कुराती है, क्योंकि ये गाना उसी के लिए था। तभी विक्की का रेडियो बंद होने लगता है। सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि रेडियो स्टेशन पर भी सारा मशीन मेल फंक्शन करने लगता है। स्टीव ताना मारते हुए कहता है कि अगर मिलिट्री के बारे में ऐसी बातें करोगी तो वो तुम्हारा शो चलने थोड़ी देंगे। स्टीव डस्टिन को रेडियो करता है। डस्टिन बताता है कि ये मिलिट्री वालों ने नहीं किया, हो सकता है कि रेडियो हेड खराब हो गया होगा। वो स्टीव से कहता है कि अब काम खुद से करना सीखो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए काम नहीं करता रहूंगा। डस्टिन हाई स्कूल पहुंचता है और स्टूडेंट्स उसे घूरते रहते हैं। तभी वहां जेसन के 2 दोस्त आते हैं। जेसन जो अब इस दुनिया में नहीं है। एंडी डस्टिन को परेशान करने लगता है, क्योंकि डस्टिन अभी भी हेल फायर क्लब से जुड़ा हुआ था। अपने दोस्त को बचाने के लिए वहां पर लूकस पहुंच जाता है। थोड़ी देर में माइक और विल भी आते हैं। ये देखकर वो दोनों लड़के वहां से चले जाते हैं। माइक डस्टिन पर चिल्लाता है कि वो अभी भी हेल फायर क्लब वाली टी शर्ट क्यों पहनता है। वो कहता है कि तुम उन लोगों से पंगा मत लो, वैसे भी हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। विल भी उसे समझाता है कि हमें फिलहाल शांत रहना है और सर झुकाकर रहना है। डस्टिन फिर भी नहीं समझता और कहता है कि हम लोगों ने हमेशा रूल्स तोड़े हैं और जो सही रहता है वही करते हैं। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। स्कूल में एक पोस्टर लगा था जिस पर लिखा था जेन हॉपर मिसिंग। यहाँ हम जेन मतलब के 11 को देखते हैं, जो जंगल में भाग रही होती है और उसके पीछे मिलिट्री की सिपाही पड़े होते हैं। असल में कर्नल सलीवन की टीम 11 को पकड़ने में लगी हुई है। आखिर में वो लोग 11 को पकड़ लेते हैं, लेकिन ये तो कोई और औरत होती है। 11 उन्हें चकमा देकर भाग गई। दूसरी तरफ असली 11 ट्रेनिंग ले रही होती है। वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है और हवा में तेजी से उड़ती है और एक नया रिकॉर्ड बनाती है। हम देखते हैं कि हॉपर और जॉयस वही होते हैं। 11 खुद पर कुछ ज्यादा ही जोर दे रही थी। उसे लगता है कि उसका यह नया रिकॉर्ड काफी नहीं है, उसे और तेज बनना है। हॉपर फिल्म देखने का प्लान बनाता है, लेकिन 11 को फिर से ट्रेनिंग करनी थी। मर्रे अपनी वैन लेकर हॉकिंस शहर वापस आता है। रेडियो स्टेशन में नैन्सी और जोनाथन भी स्टीव और रॉबिन की मदद करने आते हैं, ताकि वो लोग खराब रेडियो को ठीक कर पाएं।
आखिर में उन्हें मैनुअल मिलता है। उसे पढ़ते वक्त स्टीव नैन्सी के थोड़ा पास आ जाता है, जिसे जोनाथन भी नोटिस करता है। रेडियो ठीक करने के लिए उन्हें एक टावर पर चढ़ना होगा। जोनाथन कहता है कि वो जाना चाहता है, लेकिन स्टीव हीरो बनना चाहता था और वो आगे बढ़ता है। मगर नैन्सी को इम्प्रेस करने के लिए दोनों टावर पर चढ़ने लगते हैं। तभी वहां मर्रे वैन लेकर पहुंचता है। स्टीव और जोनाथन दोनों एक ही वक्त पर टावर के ऊपर चढ़ते हैं और एक तार जो कि खुला हुआ था उसे जोड़ देते हैं। स्टीव और जोनाथन नीचे देखकर चिल्लाते हैं, हमने ये काम कर दिया, मगर नीचे तो कोई था ही नहीं। मर्रे नैन्सी और रॉबिन को हथियार और इक्विपमेंट लाकर देता है। 11 के लिए गेटोरेड ताकि वो जल्दी चार्ज हो जाए, स्टीव के लिए पीनट बटर, जोनाथन के लिए जैज म्यूजिक का कैसेट, और उन्हें वो लैब की रिपोर्ट दिखाता है जिससे पता चलता है कि अपसाइड डाउन में आज ही कुछ बड़ा हो रहा है। सामान की लिस्ट को देखकर पता चलता है कि वो जरूर कुछ बड़ा प्लान बना रहे हैं। स्कूल में डस्टिन एक कमरे में जाता है और एक स्नेक से मिलता है जिसका नाम उसने जेक रखा है। कैफेटेरिया में लूकस कहने लगता है कि पता नहीं डस्टिन को क्या हो गया है, वो तो पागल हो गया है। डस्टिन जैसे ही वहां आता है तीनों अपना टॉपिक बदल देते हैं। तभी रेडियो चालू हो जाता है और रॉबिन का शो शुरू होता है। वो एक गाना चलाती है और चारों बच्चे पेपर लेकर तैयार हो जाते हैं। यहाँ हॉपर भी लिखने के लिए तैयार होता है। रॉबिन कहानी बताने लगती है जिसमें के कुछ क्लूज छुपे होते हैं जिसे वो सभी लोग लिखने लगते हैं। हॉपर 11 से कहता है आज रात शिकार होगा। वो बस के अंदर आते हैं और एक सीट के नीचे देखते हैं कि नीचे जाने की सीढ़ी है, जिससे कि वो लोग नीचे टनल में चले जाते हैं। इधर रेडियो स्टेशन में भी एक खुफिया रास्ते के जरिए वो सभी लोग नीचे आते हैं। नैन्सी वहां पर प्लान बनाती है। मर्रे ने अगर जानकारी सही दी है तो सामान की गाड़ियों का काफिला रात 10 बजे तक पहुंचेगा। हॉपर को 9 बजे पहुंचकर मैक जी मतलब के मिलिट्री एक्सेस कंट्रोल जोन के लिए निकलना पड़ेगा। काफिला 10-15 तक मैक जी पहुंच जाएगा और उसके बाद क्रॉल मतलब के टनल के रास्ते गुजरना शुरू होगा। इसे हॉपर और जॉयस अपसाइड डाउन में पहुंच जाएंगे। अब ये बच्चे लोग भी उन सभी की मदद करने के लिए ऊपर रहने का प्लान बनाते हैं और वहीं से वो लोग हेल्प करेंगे। हॉपर को जल्दी एक जगह G1 पहुंचना है और वहां उन्हें वेकना को ढूंढने के लिए 2 घंटे मिलेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो उनका प्लान काम कर जाएगा। मगर बाकी लोग सोचते हैं कि वेकना आखिर G1 में करेगा क्या, वहां तो कुछ है भी नहीं। स्टीव कहने लगता है कि हो सकता है कि वेकना मर चुका है, क्योंकि 30 से ज्यादा बार हम लोग ये क्रॉल प्लान कर चुके हैं और 11 उसे ढूंढने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं मिला। शायद हम लोग जीत चुके हैं। जोनाथन याद दिलाता है कि वेकना ने नैन्सी को दिखाया था कि पूरा शहर तबाह हो जाएगा। नैन्सी कहती है मैं डरी हुई हूँ और मैं उसे ढूंढने का एक मौका भी नहीं छोड़ना चाहती। माइक भी अपने दोस्तों को समझाता है कि हमें भले ही 100 क्रॉल्स करने पड़े, लेकिन हम उस शैतान को ढूंढ निकालेंगे। चारों एडी की मौत का बदला लेने के लिए ठान लेते हैं। अचानक विल को कुछ महसूस होने लगता है। उसे बेहोशी जैसा लगता है, उसे चक्कर आते हैं, लेकिन वो कहता है वो ठीक है, बस उसे थोड़ा अजीब सा लगा, शायद चक्कर आ गया होगा। इसके बाद वो लोग शाम 6 बजे मिलने का प्लान करते हैं और चले जाते हैं। इधर एलिमेंट्री स्कूल में हॉली को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, लेकिन तभी एक लड़का डेरेक आता है और उस झूले को जोर जोर से घुमाने लगता है। फिर टीचर सभी को अंदर बुलाती है, लेकिन हॉली को फिर से कोई नजर आता है जिसे वो हाय कहती है और उससे बात करने चली जाती है। ये देखकर टीचर उसके पीछे जाती है, लेकिन टीचर देखती है कि वहां तो कोई था ही नहीं। फिर हम एक लैब को देखते हैं जहां सार्जेंट रेमिरेस पहुंचता है। वहां अपसाइड डाउन के क्रिएचर्स पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। डॉक्टर के उससे पूछती है कि हुआ क्या। सार्जेंट रेमिरेस बताता है कि सलीवन अपनी टीम के साथ 11 को पकड़ने गया, लेकिन 11 नहीं मिली। रेमिरेस एक जानवर से डर जाता है, लेकिन डॉक्टर कहती है डरो मत, वो तुम्हें काटेगा नहीं, हाँ गला घोंट सकता है। और बताओ क्या बताना था तुम्हें। रेमिरेस जाने लगता है तो डॉक्टर उसे कहती है सलीवन से कहो कि मुझे वो लड़की चाहिए, क्योंकि यहाँ मासूम लोग मर रहे हैं। देखते हैं कि वो लोग जिस मिलिट्री बेस में होते हैं वो तो असल में अपसाइड डाउन में होता है। हॉपर और जॉयस 11 को क्रॉल ले जा रहे होते हैं, लेकिन हॉपर 11 को आने से मना कर देता है। 11 हॉपर से काफी गुस्सा थी और कहती है कि मुझे भी क्रॉल के लिए जाना है, लेकिन वो 11 से कहता है कि तुम यहीं पर रहो, अगर जाना ही है तो अपनी ताकत से उसे ढूंढो, क्रॉल पर जाने की क्या जरूरत है। जॉयस को दोनों का झगड़ा देखकर बुरा लगता है और वो हॉपर को समझाने लगती है कि 11 तैयार है और तुम आखिर उसे इस तरह डांटते क्यों रहते हो। हॉपर कहता है कि मैं उस जगह 1000 बार जा चुका हूँ और मुझे वहाँ पर सिर्फ सोल्जर्स मिलते हैं जो 11 को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए मैं 11 को वहाँ लेकर नहीं जा सकता। वो जॉयस से कहता है कि मुझे 11 की जरूरत पड़ेगी, ये मैं जानता हूँ, इसलिए मैं उसे अभी लेकर नहीं जा सकता। फिर वो अपनी अलमारी में से एक डब्बा निकालता है। स्कूल में वो शैतान लड़के एंडी के लॉकर में स्नेक रखा हुआ था, जिसे देखकर वो डर जाता है और ये डस्टिन का काम है। मगर सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये सांप जहरीला नहीं होता और सब एंडी पर हंसते हैं और उसे डरपोक बोलकर चिढ़ाते हैं। लॉकर पर लिखा हुआ था हेल फायर लिव्स। माइक अपनी बहन को एलिमेंट्री स्कूल लेने के लिए आया हुआ था, लेकिन वो देखता है कि हॉली और उनकी माँ कैरन प्रिंसिपल के ऑफिस में होती है। हॉली अपने मिस्ट्री मैन के बारे में बात करती है, कहती है कि वो मुझे
बचाता है। उसी ने मुझे बताया कि इस शहर में मॉन्स्टर्स हैं और वो मुझ जैसे बच्चों को खा जाते हैं। माइक कहता है मॉन्स्टर्स नहीं होते, तुम बस डरी हुई हो। माइक अपनी बहन को बताता है कि जब उसे डर लगता है तो वो अपने D&D गेम के किरदार माइक द ब्रेव बनने की कोशिश करता है। वो अपनी बहन को भी एक कैरेक्टर देता है और कहता है ये तुम्हें सेफ रखेगी क्योंकि इसके पास दिव्य शक्ति है और ये कोई भी दुनिया का दरवाजा खोल सकती है। विल को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वेकना वापस आ गया है और शायद इस बार वो लोग उसे ढूंढ लेंगे। मैक्स अभी भी कोमा में है, उसे होश नहीं आया। लूकस मैक्स का फेवरेट गाना चला देता है। विल हॉस्पिटल में रॉबिन को देखता है और वो उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन रॉबिन तो विकी से मिलने आई हुई थी जो हॉस्पिटल में नर्स है। रॉबिन बताती है कि आज शाम के लिए वो एंजोस में रिजर्वेशन कर चुकी है। ये सुनकर विकी पूछती है कि एंजो तो काफी महंगा रेस्टोरेंट है। रॉबिन विकी से कहती है कि बिल की चिंता तुम मत करो। इसके बाद वो लोग वहाँ रोमांस करते हैं, लेकिन विल दरवाजे के बाहर खड़ा उन दोनों को देखने लगता है और अचानक उसका कोक गिर जाता है और डर के मारे भाग जाता है। रॉबिन समझ जाती है कि विल ने उसे देख लिया। डस्टिन एडी की एक कब्र पे जाता है जिसके पत्थर पर लिखा हुआ था नर्क में जलोगे। डस्टिन कहता है कोई बात नहीं, कुछ दिन के बाद ये लोग बोर हो जाएंगे। वो देखता है कि इस बार लाल रंग नहीं बल्कि इस बार खून था और शैतान लड़कों ने उसके सांप को मार दिया है। तभी वहाँ एंडी और उसके दोस्त बदला लेने के लिए पहुंच जाते हैं। वो सभी लोग मिलकर डस्टिन को बहुत पीटते हैं, लेकिन तभी लूकस उसे रेडियो करके बोलता है कि हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें 1 घंटा हो गया, कहाँ हो तुम। रॉबिन आकर बताती है कि डस्टिन की माँ ने भी कहा कि वो घर नहीं आया। माइक 11 को आते हुए देखता है और वो उसे गले लगाता है और अब 11 भी डस्टिन को लेकर फिक्र कर रही थी कि आज वो आया क्यों नहीं, और बताने लगती है कि हॉपर भी अब थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है। माइक बताता है कि आज विल को कुछ महसूस हुआ, शायद आज वेकना मिल जाए, पर आज हम उसे खत्म कर देंगे। माइक प्लान बनाता है कि उस शैतान को मारने के बाद वो लोग कोई अच्छी जगह चले जाएंगे रहने के लिए। तभी लूकास उन्हें चलने के लिए बुलाता है। सभी लोग हथियार लेकर तैयार होते हैं। हॉपर एक टैग ले लेता है, उससे सिग्नल मिलता रहे वो जहाँ भी जाए। स्टीव एक पहिया खोलने की कोशिश करता है सेरिब्रो स्टार्ट करने के लिए। उसमें एक सेफ्टी लॉक है जिसे घुमाते ही उन्हें सिग्नल मिलने लगता है, मगर स्टीव गाड़ी चलाएगा और सिग्नल पर नजर रखना तो डस्टिन की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो तो अभी तक आया ही नहीं। विल कहता है मैं चला जाऊंगा, लेकिन उसकी माँ उसे मना करती है। जोनाथन कहता है कि ये काम वो कर लेगा। विल को बुरा लगता है कि सब लोग उसे कमजोर समझते हैं। स्टीव और जोनाथन गाड़ी से निकलते हैं और पीछे पीछे माइक और लूकस। हॉपर गड्ढे के नीचे चला जाता है, मतलब टनल में, और जॉयस को निहारते रहता है और कहता है तुम दिन पर दिन सुंदर होते जा रही हो, मेरी तो लॉटरी लग गई। हॉली माइक के दिए हुए कैरेक्टर को अपने गले पर पहन लेती है और फिर अपनी मम्मी पापा को झगड़ते हुए सुनती है। वो दोनों ही हॉली को लेकर परेशान थे क्योंकि वो किसी से बात करती है जो असल में है ही नहीं। हॉली बड़ी हो गई है और अब उसे ऐसा बचपना नहीं करना चाहिए। ये सुनकर हॉली को बुरा लगता है और वो रोने लगती है। हॉपर मिलिट्री बेस के करीब पहुंच जाता है। लूकास और माइक नजर रखे होते हैं और वो लोग देख लेते हैं कि काफिला आ रहा था। 2 लोग अपसाइड डाउन के गेट पर आग बरसाते हैं जिससे कि दरवाजा खुल जाता है। उसके बाद वो गाड़ियों का काफिला अंदर चला जाता है। रास्ता साफ होते ही हॉपर एक गाड़ी पर चढ़ जाता है और अपसाइड डाउन में पहुंच जाता है, जिसके बाद गेट बंद हो जाता है। जोनाथन सिग्नल को 90 dB पर लेकर जाता है, फिर वो लोग भी वहां से निकलते हैं। जॉयस हॉपर से बात कर रही होती है, लेकिन अचानक सारी गाड़ियां एक दूसरे से टकराने लगती हैं। कुछ समय के बाद हॉपर को सिग्नल मिलता है और वो कहता है पता नहीं सारे सोल्जर्स रुक क्यों गए। अब अपनी बंदूक लेकर तैयार रहता है। विल को कुछ महसूस होता है। वो देख पाता है कि डेमोगॉर्गन सोल्जर्स की तरफ जा रहा है। अपसाइड डाउन में सोल्जर्स पर डेमोगॉर्गन हमला करने लगता है। हॉपर जिस ट्रक में था, डेमोगॉर्गन उस ट्रक के ड्राइवर को भी मार देता है। विल अचानक बेहोश हो जाता है। हॉपर ट्रक से बाहर निकलता है। सारे सोल्जर्स मर चुके हैं। वो जॉयस से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता। उसे डेमोगॉर्गन की आवाज सुनाई देती है। डेमोगॉर्गन माइक के घर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक विल को होश आता है और वो नैन्सी की तरफ देखकर कहता है कि डेमोगॉर्गन उन्हें लेने के लिए आ रहा है। नैन्सी तुरंत अपने परिवार के लिए निकलती है। कैरन वाइन पी रही होती है और इधर कमरे में हॉली रो रही थी। तभी अचानक उसके खिलौने आवाज करने लगते हैं और उसके कमरे में डेमोगॉर्गन पहुंच जाता है। डेमोगॉर्गन हॉली पर हमला करता है और उसे उठाकर फेंक देता है। कैरन आराम से अपने नहाने की तैयारी कर रही होती है और टेड बाहर गोल्फ खेलने में बिजी होता है। हॉली अपने मम्मी पापा को आवाज लगाती है और आखिर में अपने कमरे से भाग निकलती है और फिर अपनी माँ को आकर बताती है कि उसके कमरे में मॉन्स्टर है। कैरन अपनी बेटी को शांत करती है, कहती है तुम बस बुरा सपना देख रही होगी। जैसे ही वो हॉली को गले लगाती है, वो अपनी बेटी के सिर पर खून लगा देखती है। तभी अचानक लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। टेड भी अजीब चीजें होते हुए देखता
देखता है। इधर नैन्सी और 11 अपने घर की तरफ निकलती हैं। डेमोगॉर्गन बाथरूम में घुस जाता है मगर वहाँ कोई नहीं था। असल में कैरन हॉली को लेकर बाथटब के अंदर छुपी हुई थी। फोम के वजह से मॉन्स्टर अंदर देख नहीं पाता। टेड गोल्फ स्टिक लेकर अंदर आता है और डेमोगॉर्गन उसकी आवाज सुनकर चला जाता है। कैरन हॉली को लेकर पानी से बाहर निकलती है। डेमोगॉर्गन टेड के सामने आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर को स्टिक से मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेमोगॉर्गन उसे मारकर गिरा देता है। कैरन हॉली को लेकर भागती है, लेकिन आखिर में एक बोतल उठाकर तोड़ती है और उससे डेमोगॉर्गन पर हमला करती है। नैन्सी और 11 घर तक पहुंचते हैं और बंदूक लेकर अंदर जाते हैं। नैन्सी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। माइक पूछता है, नैन्सी क्या हुआ? नैन्सी वहां पर अपनी माँ कैरन को बुरी तरह घायल देखती है। असल में डेमोगॉर्गन ने कैरन पर हमला कर दिया था। अपसाइड डाउन का दरवाजा बंद हो रहा था और अंदर से हॉली की आवाजें आ रही थी। 11 दरवाजा बंद होने से पहले अपसाइड डाउन के अंदर चली जाती है। इसके बाद घायल कैरन और टेड को तुरंत हॉस्पिटल लाया जाता है। नर्स नैन्सी और माइक को बाहर रहने को बोलती है। नैन्सी बिल्कुल टूट चुकी थी और वो वॉशरूम में जाकर अपने खून से सने हुए हाथ को धोते रहती है। अपने भाई से बात करते वक्त वो खुद को दोष देने लगती है कि वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ कर सकती थी, उन्हें पहले ही शहर से बाहर भेज सकती थी। माइक कहता है कि मगर हम लोगों ने पूरी कोशिश की, और सोचने लगता है कि आखिर वो मॉन्स्टर हॉली को क्यों ले गया, आखिर इस सब से हॉली का क्या लेना देना। नैन्सी कहने लगती है, वेकना ने मुझे सब कुछ दिखाया था, हॉली मॉम डैड सब मर चुके होंगे, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और अब सब कुछ धीरे धीरे सच हो रहा है। लूकस कहने लगता है कि वेकना बेरहम है और वो ऐसे ही लोगों को जिंदा नहीं छोड़ सकता। वो तुम्हारे मॉम डैड को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो चाहता तो हॉली को भी मार सकता था। शायद उसका ये कोई प्लान है। और वो खुद क्यों नहीं आया, उसने अपने मॉन्स्टर को क्यों भेजा? माइक पूछता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि वेकना ने ये नहीं किया है? लूकस कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि विल के साथ ऐसे भी पहले हो चुका है। तुम्हें आज की तारीख पता है ना, 3 नवंबर, और विल 6 तारीख को गायब हुआ था। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया, लेकिन इस बार हॉली को 11 बचा लेगी। इसके बाद पूरे शहर में अनाउंस किया जाता है किसी को भी घर से बाहर निकलना मना है। सलीवन की टीम कैरन के घर पहुंचती है। उसे उसका सोल्जर बताता है कि नैन्सी अकेले आई थी। उन्हें वहां अपसाइड डाउन का दरवाजा बंद मिलता है, मानो जैसे वहां कुछ था ही नहीं। सलीवन ऑर्डर देता है कि मुझे 2 मील रेडियस के हर जगह के सीसीटीवी फुटेज चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब कुछ 11 ने किया, क्योंकि वो शुरू से ही मानता है कि 11 मॉन्स्टर है। 11 अपसाइड डाउन में हॉली को ढूंढ रही होती है। 11 को बाहर एक आवाज सुनाई देती है और वो हमला कर देती है, लेकिन ये तो बस हॉपर था। 11 उसे माफी मांगती है और टॉर्च लेकर आगे बढ़ती है। वो बताती है कि डेमोगॉर्गन घायल है क्योंकि कैरन ने उस पर हमला किया और वो हॉली को ढूंढने की कोशिश कर रही है। रेडियो स्टेशन पर पूरा सर्किट उड़ गया था और इसे कैसे ठीक किया जाए रॉबिन और जॉयस को समझ नहीं आता। खैर रॉबिन फ्यूज लेने के लिए चली जाती है। जॉयस विल की चिंता करती है और उसे पूछती है कि तुम्हें जो विजन्स आ रही हैं क्या वो पहले की तरह ही है? विल कहता है कि इस बार के विजन्स और भी ज्यादा खतरनाक हैं। ऐसा लगता है जैसे हाइव माइंड से मेरा कनेक्शन जुड़ गया हो। विल कहती है, लेकिन हमने तो कनेक्शन तोड़ दिया था। विल कहता है, शायद ये कनेक्शन पूरी तरह कभी टूटा ही नहीं था। वो कहता है, जब मैं कैलिफोर्निया में था तब ये कनेक्शन टूट गया था, लेकिन जब मैं यहाँ लौटा तो मुझे फिर से ये सब कुछ महसूस होने लगा। रॉबिन उसकी बातें सुन लेती और कहती है, ऐसा हो सकता है कि तुम एक रिसीवर हो। समझो तुम्हारे ऊपर एक एंटीना है और माइंड फ्लेयर के पार्टिकल्स रेडियो वेव की तरह हैं, और जब ये एंटीना वेव्स के करीब आएगा तो सिग्नल सॉलिड हो जाएगा और दूर जाते ही सिग्नल टूट जाएगा। तब विल समझ जाता है कि अगर हॉली को ढूंढना है तो उसे करीब जाने की कोशिश करनी होगी। जॉयस फिर से मना करती है। विल बहुत समझाता है, लेकिन फिर भी जॉयस उसकी एक नहीं सुनती। स्टीव अपनी गाड़ी की बैटरी ठीक करवा रहा था। जोनाथन उसे बता देता है कि नैन्सी के डैड कोमा में है और उसकी माँ का ऑपरेशन चल रहा है। स्टीव कहता है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, मगर जोनाथन कहता है नहीं, हमारा जो प्लान है हम उसी को फॉलो करेंगे। स्टीव फिर भी अपना मन नहीं बदलता और कहता है, रास्ते में तो हॉस्पिटल पड़ेगा, हमें फ्लावर्स लेकर नैन्सी के पास जाना चाहिए। जोनाथन उसे कहता है, बस भी करो, और उसे डांट लगाता है कि वो एक भी मौका नहीं छोड़ता नैन्सी के सामने माचो बनने का। आगे भी उसे सुनाते रहता है कि जब से मैं यहाँ लौटा हूँ तुम एक मौका नहीं छोड़ते मुझसे बेहतर बनने का। नैन्सी की बहन गायब है और तुम्हारे मन में चल रहा है कि तुम नैन्सी को जाकर फ्लावर्स दोगे। स्टीव भी उसे सुनाने लगता है कि तुम दोनों के रिश्ते में सिर्फ तुम खुश हो, नैन्सी नहीं। आखिर में उनकी गाड़ी स्टार्ट होती है, लेकिन तभी वहाँ डस्टिन पहुंच जाता है। अपसाइड डाउन में 11 हॉपर को समझाने की कोशिश करती है कि कैरन हॉली टेड के साथ क्या हुआ, लेकिन हॉपर तो 11 को ही डांटने लगता है कि उसे इस तरह बाहर नहीं आना चाहिए वरना मिलिट्री की नजर उस पर पड़ जाएगी। 11 कहती है, तो इससे पहले मिलिट्री वाले मुझे पकड़े, काम आज के आज ही खत्म करते हैं। वो बताती है कि हॉली जरूर वेकना के पास होगी। हॉपर को समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटी बच्ची का वेकना से क्या कनेक्शन। 11 कहती है, मुझे भी नहीं पता। 11 सामने डेमोगॉर्गन का खून देखती है
और उसे समझ आता है कि जरूर वो मॉन्स्टर आसपास ही होगा। जो कुछ भी हुआ हॉली के साथ, लूकस मैक्स को सब कुछ बता रहा होता है। याद दिलाता है कि 11 बहुत ताकतवर है, लेकिन उसे हम सबकी जरूरत पड़ेगी। वो मैक्स का हाथ पकड़ता है, कहता है ये जंग हम तुम्हारे बिना जीत नहीं सकते, प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। माइक अपने और नैन्सी के लिए कॉफी लाता है और एक जगह पर ए रिंकल इन टाइम किताब देखता है जो उसकी बहन पढ़ा करती थी। माइक नैन्सी से हॉली के इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में पूछता है। कैरन ने बताया था कि उस फ्रेंड का नाम मिस्टर वॉटसेट है। माइक बताता है कि जब मैं स्कूल हॉली को लेने के लिए गया था तो हॉली ने बताया कि मिस्टर वॉटसेट ने उसे बताया कि हॉली को लेने के लिए मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, और उस दिन सच में एक मॉन्स्टर उसे उठाकर ले गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसका मतलब साफ है कि ये कोई इमेजिनरी फ्रेंड नहीं बल्कि रियल है। नैन्सी अगर ऐसा है तो फिर हमने उसे देखा क्यों नहीं, और ये कौन हो सकता है, और अगर उस आदमी को इतनी फिक्र थी तो उसने हमें या मॉम को क्यों नहीं बताया। माइक कहता है मुझे खुद नहीं पता, ये तो बस मेरी एक थ्योरी है। नैन्सी पूछती है ये कैसे पता लगाएंगे कि मिस्टर वॉटसेट है कौन। माइक कहता है ये तो तुम्हें बताना चाहिए, तुम तो रिपोर्टर हो। नैन्सी अपने भाई से कहती है कि तुम जाकर रिसेप्शनिस्ट से बात करो, उसे डिस्ट्रैक्ट करके रखो, और मैं जाकर मॉम से बात करूंगी जिन्हें जरूर मिस्टर वॉटसेट के बारे में पता होगा। इधर स्टीव डस्टिन को सब कुछ बता रहा होता है और उसे ताना भी मारता है कि इतना सब कुछ हो गया और तुम गायब थे। डस्टिन सोचने लगता है कि आखिर हॉली का इस सब से क्या कनेक्शन, और वो स्टीव से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि जब भी पावर बढ़े तो तुरंत मशीन को बंद कर देना, वरना ये सब कुछ नहीं होता। स्टीव उसे डांटता है कि ये सब करने के लिए तुम्हें यहाँ पर होना चाहिए था, और तुम्हें आखिर हुआ क्या था। वो दोनों झगड़ने लगते हैं और आखिर में जोनाथन उस पर चिल्ला देता है कि अब दोनों अपना मुंह बंद रखो। डस्टिन दोनों से पूछता है कि आखिर तुम दोनों की कब से जमने लगी। स्टीव कहता है कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करना। डस्टिन कहता है मुझे भी कोई शौक नहीं है। रॉबिन जॉयस को बेवकूफ बनाकर विल को अपने साथ ले जाती है। फिर वो विल की तारीफ करने लगती है, कहती है तुम्हारा प्लान बिल्कुल सही था, तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल करके हम हॉली को ढूंढ सकते हैं, लेकिन मुझे पता है तुम्हारी मॉम बहुत गुस्सा हो जाएगी और उन्हें अपसेट होना भी चाहिए। प्लान खतरनाक जो है। विल कहता है आज तक जो किया सब खतरनाक ही तो था। इसके बाद वो दोनों वहां से निकलते हैं। अपसाइड डाउन में मिलिट्री बेस में जिसका डर था वही हुआ। 11 की तस्वीरें डॉक्टर के को मिल जाती है, मगर वो रैमिरेस को डांटती है कि जब तक उसे पकड़ ना लो अपनी शक्ल मत दिखाना। रैमिरेस कहता है कि 11 यहीं अपसाइड डाउन में है। 11 डेमोगॉर्गन के खून को फॉलो करती है, तेजी से दौड़ रही होती है। हॉपर स्लो हो गया था, तभी 11 दिखती है कि हॉपर को चोट लगी हुई है और उसका खून बह रहा था, इसलिए वो उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। हॉपर बताता है कि मैं भी बचपन में तुम्हारी तरह था, अपनी बाप की बिल्कुल भी नहीं सुनता था। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मुझे सीधे आर्मी ऑफिस में भर्ती करवा दिया। वहां भी मैं खुद को सबसे स्मार्ट समझता था, लेकिन असल में मैं बहुत ही ज्यादा बेवकूफ था। दिमाग से नहीं दिल से सोचता था, तुम्हारी तरह। फिर वो अपनी बेटी सारा को याद करता है, कहता है कि सारा बहुत ही हिम्मत वाली थी, हर दिन मौत को चुनौती दे रही थी। डॉक्टर्स भी हैरान थे, उन्हें लगा कि सारा बच जाएगी, लेकिन सारा सबको छोड़कर चली गई। हॉपर रोने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो फिर से अपनी बेटी को खो दे, मतलब 11 को। तभी उन्हें सामने से डेमोगॉर्गन के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर वो दोनों आवाज की तरफ बढ़ते हैं। नैन्सी और माइक डॉक्टर से बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें अपनी माँ से मिलना है, लेकिन डॉक्टर मना कर देते हैं कि कैरन को अभी आराम की जरूरत है और उनके गले का जख्म अभी काफी गहरा है, अगर वो होश में आ भी गई तो वो बात नहीं कर पाएगी। तभी जेनिटर्स को देखकर नैन्सी को एक आइडिया आता है। जोनाथन को एक सिग्नल सुनाई देता है, मगर यह हॉपर का नहीं था, बस कोई इंटरफेरेंस था। डस्टिन कहता है कि अगर हॉपर के टैग से सिग्नल आ रहा होता तो हमें पता चल जाएगा। जॉयस सुन लेती है और बताती है कि रॉबिन और विल फ्लक्स कैपेसिटर ठीक करने के लिए गए हैं, कहीं उसकी वजह से सिग्नल छूट तो नहीं रहा। तीनों को ये सुनकर कुछ समझ नहीं आता। विल रॉबिन के साथ उसी जंगल में आता है जहाँ सुबह के वक्त उसे कुछ अजीब महसूस हुआ था, लेकिन अभी उसे वहाँ कुछ महसूस नहीं होता। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं मॉन्स्टर के अड्डे को ढूंढने के लिए। शायद ज्यादा करीब जाएंगे तो सिग्नल मिलने लगे। इसके बाद मौका पाते ही रॉबिन हॉस्पिटल वाली बात छेड़ देती है। विल घबराकर कहता है मैं तो हॉस्पिटल में था ही नहीं। रॉबिन कहती है पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें देखा। मैं तुम्हें बता दूं कि विक्की वहाँ नर्स है और वो मेरी दोस्त है, लेकिन कुछ लोग हमारी इस दोस्ती को समझ नहीं पाएंगे। अगर तुमने कुछ देखा हो तो प्लीज किसी को कुछ मत बताना। विल कहता है मैंने कुछ देखा ही नहीं। दोनों को वहाँ पर एक मंडाला दिखता है। विल को याद आता है कि जब वो हाइव माइंड से कनेक्ट हुआ था उसने सुना था बच्चे हंस खेल रहे थे। अपसाइड डाउन में हॉपर और 11 काफी करीब पहुंच गए थे और उन्हें सामने एक बहुत बड़ी सी दीवार दिखने को मिलती है और सामने हॉली का जूता पड़ा हुआ था। 11 कहती है तो इसीलिए मैं हॉली को ढूंढ नहीं पा रही थी क्योंकि हॉली शायद उस पार है। नैन्सी और माइक अपना भेस बदल लेते हैं और डॉक्टर से बचते हुए अपनी माँ के कमरे तक पहुंचते हैं। नैन्सी अपनी माँ का हाथ पकड़ती
है। कैरन अपनी आंखें खोलती है और बोलने की कोशिश करती है, लेकिन माइक उन्हें बोलने से मना करता है। वो पेन पेपर निकालते हैं। कैरन हॉली लिखती है। नैन्सी बताती है कि हॉली गायब है, लेकिन अगर आप कुछ जानती हैं तो हमारी मदद हो सकती है। कैरन पूछती है इसके पीछे कौन है। नैन्सी कहती है नाम तो नहीं पता, लेकिन हॉली उसे मिस्टर वॉटसिट बुलाती थी। कैरन डरने लगती है। विल और रॉबिन एलिमेंट्री स्कूल पहुंचते हैं और उस झूले के पास आते हैं जिसमें पहले हॉली घूम रही थी। कैरन बताती है टीचर ने कहा था हॉली किसी से बात कर रही थी, मगर वहां असल में कोई था भी नहीं। विल बताता है मैं यहीं था, क्योंकि तब आसमान घूम रहा था, मतलब मैंने विजन यहीं से देखा। रॉबिन कहती है मगर तुमने कहा था तुम डेमोगॉर्गन को देख रहे थे। कैरन लिखकर बताती है मिस्टर वॉटसिट लंबा है, उसके पास पॉकेट वॉच है, वेस्ट पहनता है। विल यहाँ समझ जाता है कि वो वेकना के विक्टिम्स की आंखों से देख रहा था, मतलब वो ये सब कुछ हॉली की आंखों से देख रहा था। कैरन उस आदमी का नाम लिखती है, हेनरी। ये देखकर सब घबरा जाते हैं। हॉली जिसे असली में देखती थी वो कोई और नहीं बल्कि हेनरी क्रील था, जिसे वो क्रील हाउस में लेकर आता है। 11 अपनी ताकत से उस दीवार को फाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। हॉपर भी दीवार को काट काट कर थक चुका था, लेकिन दीवार में छेद बनता ही नहीं, वो तो जल्दी से भर जाता है। 11 कहती है मुझे अपनी बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। हॉपर उसे मना करता है क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता कि हॉली इस दीवार के पीछे है भी या नहीं। बैटरी चार्ज करने का मतलब है खाना खाना, और हॉपर के पास सिर्फ मीट होता है। तभी वहां पर मिलिट्री के लोग आने लगते हैं और उनके पास एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे कि 11 सन्न पड़ जाती है। सुबह होते ही जॉयस विल को ढूंढते हुए बाहर निकलती है और उसे रास्ते में विल और रॉबिन मिल जाते हैं। वो अपने बेटे को डांट कर कहती है अंदर आओ, और वो दोनों को डांटने लगती है। जॉयस रॉबिन को भी डांटती है कि तुम मेरे बेटे की जिंदगी के साथ खेल रही हो। विल अपनी माँ से कहता है कि मैं आपके सामने ही हूँ और अब मैं बच्चा नहीं रहा। आप माँ है तो इसका मतलब क्या आप हमेशा सही होंगी? आपका प्लान हमेशा काम नहीं करता। वो आगे बताता है कि वो वेकना के हाइव माइंड से जुड़ गया था और उसे पता चला कि हॉली तो बस शुरुआत है, वो आगे और भी बच्चों को किडनैप करेगा। पता नहीं आखिर उसका प्लान क्या है, लेकिन हमें पता करना है कि अगला शिकार कौन है। इधर एलिमेंट्री स्कूल में हम एक मोटे लड़के डेरेक को देखते हैं जिसे भी हेनरी दिखाई देने लगता है। यहाँ हॉली को देखते हैं जो हेनरी के साथ क्रील हाउस में होती है। हेनरी उसे समझाता है कि तुम अपने मॉम डैड की फिक्र मत करो, डॉक्टर अच्छे से उनकी देखभाल कर रहे हैं। हेनरी हॉली को ब्लैकबेरीज खाने के लिए देता है जो उसका फेवरेट है। हेनरी आगे कहता है कि वो डेरेक को भी यहाँ पर लाने वाला है। हेनरी हॉली से कहता है चिंता मत करो, मैंने उसे कह दिया है कि अगर वो तुम्हें परेशान करेगा तो उसे मॉन्स्टर्स के पास भेज दूंगा। इस पर हॉली मुस्कुराती है। हेनरी हॉली से कहता है कि आज मैं बाहर रहूंगा और आज के दिन ये पूरा घर तुम्हारा है, लेकिन किसी भी हालत में जंगल में मत जाना क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर्स रहते हैं। मेल बॉक्स में हॉली के लिए गिफ्ट होता है जिसे देखकर वो काफी खुश होती है, लेकिन हॉली को थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। फिर वो घर के अंदर चली जाती है। अपसाइड डाउन में मिलिट्री की 2 गाड़ियां उस भयानक दीवार के पास पहुंचती है और बेस को इन्फॉर्म करते हैं कि उन्हें 11 नहीं मिली। हॉपर 11 को छुपा देता है, लेकिन 11 थोड़ी कमजोर पड़ गई थी मिलिट्री के उस डिवाइस की वजह से। हॉपर बाहर एक सोल्जर को टॉयलेट करते हुए देखता है जिसे बगल में लगा हुआ एक बड़ा सा खंजर मिल जाता है। लेफ्टिनेंट एक्कर्स अब उस इंसान को ढूंढना चाहता है जिसका ये खंजर है। वो लोग उस मशीन को जैसे ही 11 के डायरेक्शन में घुमाते हैं, 11 जोर से आवाज करती है जिससे कि सोल्जर उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं। हॉपर सोल्जर पर गोली चलाने लगता है, लेकिन आखिर में उसकी गोली खत्म हो जाती है। हॉपर 11 को कसकर पकड़ लेता है जब सोल्जर्स उन पर अंधाधुंध गोली चला रहे थे। आखिर में वो 2 ग्रेनेड सोल्जर की तरफ फेंकता है जिससे बड़ा धमाका होता है। हॉपर गन रिलोड करके मिलिट्री गाड़ी के ऊपर लगे उस मशीन को तबाह कर देता है, जिसके बाद 11 ठीक होकर बाहर आती है और बचे हुए सोल्जर्स को मार देती है। स्टीव, जोनाथन, डस्टिन रेडियो स्टेशन पहुंचते हैं। फिर वहां नैन्सी, माइक, लुकस भी आते हैं और डस्टिन अपने दोस्तों से झूठ बोलता है कि वो एक खंबे से टकरा गया था जिससे उसका ये हाल हो गया। विल डेरेक के बारे में सबको बता देता है कि अब वही है वेकना का अगला शिकार। विल आगे बताता है कि वेकना के दिमाग में वो घुस सकता है और वेकना बच्चों के दिमाग में घुस सकता है। कहा जाए तो वेकना एक तरह का सीरियल किलर है जो अपने शिकार का पीछा करता है ताकि उसके दिमाग के अंदर घुस सके, जैसे कि उसने क्रिसी और मैक्स के साथ किया। मगर इस बार उसका तरीका थोड़ा अलग है। नैन्सी बताती है वेकना इस बार हेनरी बनकर आया था, बच्चों का भरोसा जीतने और उनका दोस्त बनने के लिए। विल कहता है कुछ भी हो जाए हमें डेरेक को बचाना ही होगा। फिर वो प्लान बनाने लगते हैं डेरेक को किडनैप करने का जब उसके पेरेंट्स सो गए होंगे, लेकिन उन्हें डेरेक की आंखों में पट्टी बांधनी होगी ताकि वो उन सभी को ना देख ले और
उस जगह को ना देख ले जहाँ वो डेरेक को ले जाएंगे। डस्टिन कहने लगता है कि अगर हम लोग उस लड़के के पीछे पड़ गए तो हॉली को कौन ढूंढेगा, ऐसे में तो वेकना को भी ढूंढ नहीं पाएंगे। माइक कहता है एक तरीका है जिससे हम डेरेक और हॉली दोनों को ढूंढ सकते हैं। माइक प्लान बनाता है डेमोगोर्गन से लड़ने का ताकि वो भागकर अपने मास्टर वेकना को सब कुछ बता दे, लेकिन डेमोगोर्गन के जाने से पहले उसके शरीर पर एक ट्रैकर लगा देंगे और ऐसे उन्हें मॉन्स्टर्स के अड्डे का पता चल जाएगा। इससे उन्हें वेकना भी मिल जाएगा और हॉली भी। सभी को इस प्लान में दम लगता है। हॉली क्रील हाउस में आराम से मजे करती है, केक्स बना रही होती है, टीवी देखती है और नए नए कपड़े पहनती है। उसके बाद वो अलग अलग कमरों में जाती है जहाँ के दूसरे बच्चों के लिए सामान रखा हुआ था। वो एक लाल स्कार्फ पहन लेती है। तभी कोई आकर बेल बजाता है। हॉली को लगता है कि ये शैतान लड़का डेरेक है और वो उसे भाग जाने को बोलती है। वो दरवाजा खोलती है और मेल बॉक्स में हेनरी का लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बताए हुए जगह पर जल्दी मिलो। अपसाइड डाउन में सलीवन की टीम उस दीवार के पास पहुंचती है और मरे हुए टीम को वहां से ले जाती है और वो अपनी टीम को आदेश देता है कि जिसने भी ये किया है उसका पता लगाओ। वहां से थोड़ी ही दूर हॉपर और 11 आराम कर रहे होते हैं। एकर्स उनके कब्जे में है। 11 कहती है कि उस सोल्जर ने दीवार पर सूसू की और उसे उस दीवार के बारे में पहले से ही पता होगा, नहीं तो वो ऐसा कभी नहीं करता। हॉपर कहता है ऐसा नहीं हो सकता और उसे बस अगले काफिले के आने का इंतजार है ताकि वो यहाँ से निकलकर सभी को इस दीवार के बारे में बता सके। 11 कहती है कि बाहर जाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला, किसी को नहीं पता दीवार कैसे पार करनी है, इस सोल्जर को जरूर पता होगा। 11 कहती है मुझे बस 20 मिनट दीजिए, मैं उस सोल्जर से उगलवा सकती हूँ। हॉपर उसे कहता है तुम बहुत जिद्दी हो। स्कूल में मिस्टर क्लार्क बच्चों को वर्म होल के बारे में पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ एरिका ही इंटरेस्ट लेकर सुन रही होती है। वो देखती है कि लूकस और माइक उसे बाहर बुला रहे थे। एरिका बाहर आती है, कहती है 1 मिनट है, जो कहना चाहते हो कहो। वो लोग उसे सब कुछ बता तो नहीं सकते, बस ये कहते हैं कि डेरेक खतरे में है और उसकी दीदी टीना तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें बस उसके घर में किसी तरह घुसना है। एरिका मना कर देती है क्योंकि टीना से उसकी दुश्मनी हो गई है। 1 मिनट भी खत्म हो जाता है, लेकिन माइक उसे कहता है कि मेरी बहन हॉली की जान खतरे में है। इधर हॉस्पिटल में विल और रॉबिन आते हैं और रॉबिन मिसेस मैसी नाम की औरत से मिलने के लिए आती है, जिसे वो अपनी दादी बताती है। असल में वो उसकी दादी नहीं है, बस उससे मिलने आई है क्योंकि मिसेस मैसी के पास नींद की गोलियां होंगी जिसकी मदद से वो लोग डेरेक के पेरेंट्स को सुला सकते हैं। लेकिन कॉरिडोर में उन्हें विकी मिल जाती है तो रॉबिन को छुपना पड़ता है क्योंकि उसने विकी को प्रॉमिस किया था कि आज शाम वो लोग एंजोस जाएंगे, लेकिन अब तो वो लोग जा नहीं सकते तो प्लान कैंसिल करना पड़ेगा और विकी ये समझेगी नहीं। विल रॉबिन से कहता है तो फिर एक बार उसे किस कर लो, वो मान जाएगी। रॉबिन कहती है मुझे पता था, तुमने सब कुछ देख लिया। विल पूछने लगता है तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें विकी पसंद है। रॉबिन बताती है उसके साथ मैंने काम किया तो बस ऐसा लगा जैसे मैं उसे पसंद करती हूँ। पहले हम लोग दोस्त थे, फिर मुझे समझ आ गया। आखिर में वो लोग नींद की गोलियां चुरा लेते हैं। मर्रे यहाँ पूरी टीम के लिए सारा इंतजाम लेकर आया था। डस्टिन चिल्लाने लगता है कि मर्रे बहुत सारी चीजें नहीं लाया। मर्रे कहने लगता है कि ये सब लाना इतना आसान नहीं है, वो भी उस जगह में जहाँ की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। स्टीव और डस्टिन की आपस में बिल्कुल भी नहीं बन रही। गुस्से में डस्टिन स्टीव की फेवरेट गाड़ी में ड्रिल कर देता है ताकि वो उसमें अपना एंटेना सेरिब्रो लगा सके। नैन्सी ट्रैकर को गोली में भर रही होती है जिसे डेमोगोर्गन के ऊपर फायर किया जाना था। मर्रे उसे कहने लगता है कि इस तरह करने से ट्रैकर खराब हो सकता है, मगर वो कहता है ये बस मेरी थ्योरी है। तो नैन्सी कहती है आजमा कर देखते हैं। मर्रे जोनाथन को समझाने लगता है कि उसे अगला कदम बढ़ाना चाहिए नैन्सी की तरफ। जोनाथन कहता है फिलहाल नैन्सी के पेरेंट्स हॉस्पिटल में हैं और उसकी बहन भी गायब है और अभी ये सब करना ठीक नहीं। मर्रे कहता है यही तो सही समय है, किस्मत ने मुश्किल समय में ही तुम दोनों को करीब लाया था, हिम्मत दिखाओ और अपने दिल की बात बोल दो। नैन्सी उन दोनों की बातों से परेशान हो गई थी और उन्हें चिल्लाकर कहती है जो काम करने आए हैं वो करते हैं। नैन्सी ट्रैकर वाली गोली चलाती है और ट्रैकर सही सलामत था। मर्रे जाते जाते जोनाथन से कहता है अपनी दिल की बात उसे कह दो और देखता है कि मर्रे के कैसेट में एक रिंग था। अपसाइड डाउन में एकर्स मुंह खोलने से मना कर देता है, कहता है मैं तो बस एक आम सिपाही हूँ। हॉपर उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम स्पेशल फोर्सेस में हो, तुम सलीवन के कुत्ते हो। एकर्स 11 के बारे में कहता है कि वो एक मॉन्स्टर है, उसने अपने ताकत से हेलीकॉप्टर को क्रैश करा दिया था जिसमें मेरा दोस्त मर गया। हॉपर उसे कहता है कि उस लड़की को बचाने के लिए मैं तुझ जैसे हजारों कुत्तों को मार सकता हूँ। हॉपर डॉक्टर के बारे में पूछता है तो एकर्स घबराकर पूछता है कि तुम्हें इस डॉक्टर के बारे में किसने बताया। हम देखते हैं कि 11 असल में एकर्स के दिमाग के अंदर है। 11 सिपाही के सिर पर हाथ रखती है। 11 देख लेती है कि अपसाइड डाउन में एक मिलिट्री बेस है। 11 लैब के अंदर पहुंच गई थी और वो एक बड़ा सा दरवाजा
दरवाजा देखती है। एकर्स बताने से मना करता है कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। 11 दरवाजे के पीछे जो देखती है वो तुरंत वापस लौट आती और हॉपर को बताती है कि उस दरवाजे के पीछे वही है जो मेरे जैसा ताकतवर है। शायद वेकना मिलिट्री वालों के पास है। हेनरी के मना करने के बावजूद हॉली जंगल की तरफ बढ़ने लगती है लोकेशन की तरफ जाने के लिए। डेरेक अपने घर में वीडियो गेम खेल रहा था और वो अपनी बड़ी बहन टीना से ठीक से बात भी नहीं करता जो उसे डिनर के लिए बुला रही थी। इसीलिए वो डेरेक का वीडियो गेम बंद कर देती है। तभी वहाँ एरिका पहुंचती है प्लान के मुताबिक और वो सबसे पहले अपनी दुश्मन टीना को अपनी दोस्त बना लेती है, उसके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाकर। घर के बाहर सब इंतजार कर रहे हैं कि कब सभी लोग पाई खाकर बेहोश हो जाएंगे। इधर घर के अंदर सभी लोग एरिका का लाया हुआ पाई खा रहे होते हैं, बस टीना नहीं खा रही। एरिका जिद करने लगती है, टीना भी जिद में अड़ी हुई है कि वो नहीं खाना चाहती, जिससे दोनों के बीच फिर से झगड़ा होने लगता है। डेरेक के मम्मी पापा और डेरेक बेहोश हो जाते हैं और अब बस टीना बची हुई है, लेकिन एरिका के पास उसका भी बैकअप प्लान था। पूरे परिवार के बेहोश होने के बाद स्टीव और नैन्सी की टीम अपने काम पर लग जाती है। वो लोग घर के पर्दे लगाते हैं और फिर पूरे फैमिली मेंबर को गाड़ी में भर देते हैं और उनके मुंह को ढककर वहां से निकलते हैं। फिर वो सभी लोग डेमोगोर्गन के आने की तैयारी करते हैं, हर जगह ट्रैप्स लगाते हैं, हथियार रेडी करते हैं और स्टीव को वहां पर एक चेन सॉ मिलता है जिससे वो लोग फ्लोर को काट देते हैं और वहां पर एक कारपेट लगा देते हैं। नैन्सी ट्रैकर लगा हुआ गोली रेडी करती है और अब बस उन्हें डेमोगोर्गन के आने का इंतजार है। रॉबिन, विल, जॉयस, डेरेक और उसके परिवार के पास होते हैं जो फिलहाल बेहोश है। विल अपनी माँ से माफी मांगता है कि वो गाड़ी में थोड़ा गुस्सा हो गया था। जॉयस भी माफी मांगती है कि वो कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो जाती है। वो कहने लगती है कि जब तुम पहली बार गायब हुए थे मैं घर आई थी और मैं टीवी देखते देखते सो गई। 8 घंटे बाद मुझे पता चला तुम गायब हो गए हो। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई, इसलिए मैं अभी थोड़ी प्रोटेक्टिव हो जाती हूँ। डेरेक के घर के बाहर लाइटें झपकने लगती हैं, मतलब डेमोगोर्गन आने वाला है। तभी घर के अंदर अपसाइड डाउन का पोर्टल खुलता है और डेमोगोर्गन अंदर आ जाता है। डेमोगोर्गन डेरेक समझकर एक डमी उठा लेता है। लूकस मौका देखकर उस पर हमला बोलता है और फिर एक ट्रैप में पैर लगते ही कील डेमोगोर्गन के शरीर में चुभ जाते हैं। लूकस कारपेट वाली जगह पर आता है जिसमें पैर रखते ही मॉन्स्टर नीचे लटक जाता है। माइक मार मार कर मॉन्स्टर को नीचे फेंक देता है जहाँ पर कांटेदार तार होती है। जोनाथन डेमोगोर्गन पर आग लगा देता है, लेकिन ट्रैकर वाली गोली चलाने से पहले ही डेमोगोर्गन वहां से भाग जाता है। डस्टिन अपने एंटेना सेरिब्रो की मदद से डेमोगोर्गन का पीछा करता है। इधर डेरेक को अचानक होश आता है। विल कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, वेकना ने हमें देख लिया कि हम कहाँ हैं। इधर हॉली कंपास की मदद से जंगल में बढ़ रही होती है दिए हुए लोकेशन तक पहुंचने के लिए। आखिर में वो एक बहुत बड़े से चट्टान के पास पहुंचती है और आवाज लगाती है, हेनरी क्या तुम यही हो? लेकिन अंदर कोई तो था, जिसे देखकर हॉली वहां से भाग जाती है। वो छिप जाती है जबकि कोई तो है जो उसका पीछा करते हुए वहां तक आ जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि मैक्स होती है। डेरेक को होश आते ही जॉयस उसे समझाने लगती है कि मैं बच्चा चुराने वाली आंटी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मैं तो बस एक माँ हूँ और वो देखो वो मेरा बेटा है। डेरेक कहता है लेकिन लोग तो उसे ज़ॉम्बी बॉय बोलते थे क्योंकि वो मरकर वापस लौट आया था। जॉयस कहती है और जब वो गायब हुआ था तब एक मॉन्स्टर के पास था और अब वही मॉन्स्टर तुम्हारे पास आना चाहता है। डेरेक चिल्लाने लगता है कि मिस्टर वॉटसेट ने मुझे ये सब पहले बता दिया है। जॉयस उसे समझाती है कि मिस्टर वॉटसेट के लिए ही ये सारे मॉन्स्टर्स काम करते हैं। जॉयस डेरेक को खोल देती है। उसे उम्मीद थी कि मोटा लड़का समझ गया होगा, लेकिन मोटा लड़का सभी को धक्का देकर भागने लगता है। विल कूद कर उसे जोर से पकड़ लेता है और आखिर में वो लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। विल को अचानक कुछ महसूस होता है और वो फिर से एक विजन देखता है। अचानक कोई दरवाजा पीटने लगता है। जॉयस कुल्हाड़ी उठा लेती है। डेमोगोर्गन आते ही वो कुल्हाड़ी से उस पर हमला करने लगती है। तभी स्टीव डेमोगोर्गन को गाड़ी से उड़ा देता है और आखिर में डेमोगोर्गन भाग जाता है और अब उस पर ट्रैकर भी लग गया था। डेमोगोर्गन अपसाइड डाउन में घुस जाता है। स्टीव गाड़ी को तेजी से भगाता है और वो सभी लोग उसी दरवाजे से अपसाइड डाउन में पहुंच जाते हैं और उन्हें डेमोगोर्गन का सिग्नल भी मिल रहा था। विल अब भी उस राक्षस से कनेक्टेड रहता है और वो सभी बच्चों को भी देख पाता है। इधर हम मिलर परिवार को देखते हैं जिसके घर पर मिलिट्री के लोग पहुंचते हैं और वो उनकी बेटी डेबी को ले जाते हैं। असल में मिलिट्री स्कूल के सारे बच्चों को ले जा रही थी, लेकिन इसके पीछे उनका क्या इरादा है ये तो बाद में पता चलेगा। अपसाइड डाउन में स्टीव गाड़ी को बहुत तेजी से भगाता है और डस्टिन से झगड़ा करते रहता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी वही चिपचिपी दीवार से टकरा जाती है। जॉयस उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। रॉबिन कहती है मतलब कि सभी लोग अपसाइड डाउन पहुंच गए हैं। विल उस बड़ी सी दीवार की पेंटिंग बनाता है, बताता है कि हॉली और 3 बच्चे भी वही हैं। डेरेक खुशकिस्मती से बच गया क्योंकि विल को इसका एहसास हो गया था। विल बताता है कि और भी बच्चे किडनैप होंगे। सब सोचते हैं कि पता नहीं वेकना इन बच्चों के साथ क्या करेगा। लूकस और माइक आकर बताते हैं कि मिलिट्री बच्चों को लेकर बस में कहीं जा रहे थे, मतलब सिर्फ वेकना
वेकना ही नहीं है जिसे बच्चे चाहिए। अपसाइड डाउन मिलिट्री बेस में डॉक्टर सलीवन को बताती है कि हॉकिंस में 9 से 10 उम्र के 73 बच्चे मौजूद हैं। उन सभी को किडनैप कर रही है 11। शायद 11 का कोई प्लान है, वो उन्हें मार रही है या उन्हें बचा रही है, फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मिलिट्री के लोग बच्चों को बचा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि 11 मॉन्स्टर है। डॉक्टर सलीवन को ऑर्डर देती है कि तुम्हें मैगजी तुरंत पहुंचना होगा और ये मेरा ऑर्डर है। रामिरेज डॉक्टर से कहता है कि ये बच्चे बहुत छोटे हैं और इन्हें चारा बनाना ठीक नहीं, लेकिन डॉक्टर उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। इधर मैक्स हॉली को बताती है कि वो उसके घर बहुत बार आ चुकी है। हॉली मैक्स को पहचान लेती है, कहती है तुम तो वही हो जो स्केट बोर्ड पर घूमती हो और वॉकमैन लगाकर गाना सुनती हो। मैक्स कहती है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कोमा में हूँ, लेकिन मैं यहाँ कैसे। एक आवाज होने पर मैक्स उसे अपने साथ ले जाती है और मैक्स बताती है कि ये लेटर उसने हॉली को लिखा था क्योंकि वो हॉली को बचाना चाहती थी। मैक्स हॉली को अपने घर लेकर आती है और वहां से काफी अच्छा नजारा भी दिखता है। हॉली पूछती है हम सब कहाँ हैं। मैक्स बताती है एक मेमोरी में। देखने में अच्छी लग रही होगी लेकिन ये है नहीं, असल में ये जगह एक जेल है। यहाँ स्कूल के स्टूडेंट्स को मिलिट्री बेस में लाया जाता है। एरिका ये बात बाकी टीम को बता देती है। जॉयस और बाकी सभी लोग बच्चों को बचाने का प्लान बनाते हैं। प्लान तो बन जाता है लेकिन अंदर जाने के लिए कोई ऐसा चाहिए जिस पर मिलिट्री की नजर न पड़े और ये काम करने के लिए डेरेक से बेहतर कोई और नहीं है। अपसाइड डाउन में एकर्स अपने हाथ खोलकर बाहर आ जाता है। हॉपर मिलिट्री बेस पर नजर रखता है और वो 11 से पूछता है कि तुमने कहा कि वेकना अंदर है, मतलब हो सकता है उसके पास पावर्स नहीं है, मगर अगर उसके पास पावर्स नहीं है तो उसने बच्चों को किडनैप कैसे किया। 11 अंदर जाने की प्लानिंग करती है तो हॉपर मना कर देता है। तभी डस्टिन जो कि अपसाइड डाउन में ही है वो रेडियो करके बताता है कि वो लोग एक दीवार से टकरा गए हैं जो काफी बदबूदार और चिपचिपी है। हॉपर भी बताता है कि वो लोग भी ऐसी ही जगह पर हैं लेकिन वो दोनों शहर के बिल्कुल उल्टी तरफ पर हैं। हॉपर उसे कहता है ऐसे बात करना सेफ नहीं, हम तुम्हें लेने आएंगे। इधर मैक्स हॉली को सब कुछ बता रही होती है कि कैसे हॉकिंस 2 हिस्सों में फट गया था। कहने लगती है कि वो कुछ समय के लिए मर गई थी लेकिन उसे होश आया और वो रेनबो रूम में थी। फिर वो एक दरवाजा खोलती है और अलग दौर में पहुंच जाती है 1959 में, मतलब 30 साल पहले। बाद में समझ आया कि वो हेनरी के दिमाग में फंसी हुई है। मैक्स आगे बताने लगती है कि वो ऐसे ही अलग अलग टाइम में जाती थी लेकिन आखिरकार वो भटक कर शुरुआत में ही आ गई। एक बार मैक्स को रेनबो रूम में उसका फेवरेट गाना सुनाई दे रहा था। ये वही समय था जब लूकस ने मैक्स के लिए उसका फेवरेट गाना बजाया था। मैक्स कागज को फाड़ देती है इस उम्मीद में कि वो अपने दोस्तों के पास पहुंच जाएगी। इधर डेरेक मिलिट्री बेस पहुंच जाता है और बहाना मारता है कि मैं तो पीछे ही छूट गया। अंदर बच्चों वाले कमरे में सभी मस्ती कर रहे होते हैं और अब डेरेक को वॉशरूम जाना था। मर्रे फिर सभी के लिए सप्लाईज लेकर आता है और फोम वाली गद्दी भी लेकर आता है। डेरेक वॉशरूम से जॉयस से कांटेक्ट करता है। जॉयस उसे कहती है कि मिस्टर वॉटसिट को जिन लोगों ने भी देखा है उन्हें इकट्ठा करो, हम जल्दी तुम लोगों को लेने पहुंचेंगे। अपसाइड डाउन में 11 मिलिट्री बेस के अंदर जाने की तैयारी करती है। जैसे ही बिजली कड़कती है वो दौड़कर छलांग लगाती है और तभी लैंड करती है जब दूसरी बार बिजली कड़कती है ताकि लोगों को शक ना हो। फिर वो एक सोल्जर को मारकर हॉपर को अंदर ले आती है। 11 हॉपर को थैंक यू कहती है उसे ये सब कुछ सिखाने के लिए। डेरेक बच्चों को बताने लगता है कि वॉटसिट के कहने पर हमें वॉशरूम में जाकर छुपना होगा क्योंकि मॉन्स्टर्स हमें लेने आ रहे हैं। कुछ बच्चे उसे पागल समझते हैं लेकिन डेबी मिस्टर वॉटसिट को जानती थी। माइक विल से डेमोगॉर्गन के बारे में पूछता है तो विल बताने लगता है कि कल वो उसे महसूस कर पा रहा था जैसे कि वो राक्षस से जुड़ गया हो। माइक विल से कहता है कि जिस तरह वेकना डेमोगॉर्गन को कंट्रोल कर सकता है तुम भी कर सकते हो। दोनों को बातें करते हुए रॉबिन देख रही होती है और फिर सभी लोग टनल के अंदर चले जाते हैं। डस्टिन को सिग्नल मिलने लगता है। इधर एक चर्च के अंदर नैन्सी, जोनाथन, स्टीव बात कर रहे होते हैं कि कैसे डेमोगॉर्गन को ढूंढना है। डस्टिन आकर बताता है कि उसने पता लगाया कि असल में ये दीवार एक सर्कल है। वो बोलता है कि पहले भी हमें ये इंटरफेरेंस मिल रही थी जो असल में इस दीवार से आ रहा था। वो सेंटर देखते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, मतलब हॉकिंस लैब, मतलब वो जगह जहाँ ये सब की शुरुआत हुई थी। मैक्स बताना कंटिन्यू करती है कि जब वो कागज फाड़ कर दूसरी जगह पर गई उस टाइम में वो खुद थी। ये वो टाइम है जब वेकना ने उसे चुना था। कहती है कि आखिरकार उसने बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया था। वो बहुत करीब थी, इतने करीब कि वो लूकस के हाथ को महसूस कर पा रही थी। वो लूकस की तरफ भागती है लेकिन अचानक गाना बंद हो जाने के वजह से पोर्टल भी बंद हो जाता है। हेनरी से वो भागती रही और आखिरकार इसी चट्टान के अंदर वो पहुंच गई। हेनरी अंदर आने से डर रहा था। मैक्स को लगता था कि यहाँ कुछ तो है इसीलिए वो यहाँ सुरक्षित है। अब वो अपनी किस्मत को मान चुकी थी कि वो यहाँ से कभी निकल नहीं पाएगी, लेकिन फिर
उसकी नजर पड़ी हॉली पर और उसे उम्मीद मिली कि अब वो यहाँ से भाग सकते हैं। मैक्स हॉली से कहती है हेनरी आने वाला है और तुम्हें वापस उस घर में जाना होगा। इधर टनल में रॉबिन विल से बात करती है और उसे बताती है कि उसे सबसे पहले टैमी नाम की लड़की से प्यार हो गया था। वो उसके साथ रहने के सपने देखने लगी, लेकिन फिर कहानी में स्टीव आ गया और टैमी स्टीव से प्यार करने लगी। इस पर रॉबिन बहुत ज्यादा दुखी हुई, जैसे कि वो डिप्रेशन में चली गई हो। लेकिन फिर उसे बचपन याद आया कि वो कितनी केयर फ्री हुआ करती थी और उसे ये भी समझ आया कि वो असल में जो है उससे उसे डरना नहीं चाहिए। हैकर्स भागकर मिलिट्री बेस पहुंच जाता है और कहता है मुझे गेट के पास ले चलो। हॉपर और 11 डॉक्टर का कार्ड चुराते हैं दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। हॉपर डॉक्टर को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद 11 को अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दरवाजा खोलना पड़ता है, लेकिन उससे पहले ही अलार्म बजने लगता है और उसी तेज फ्रिक्वेंसी की आवाज की वजह से 11 कमजोर होने लगती है। माइक और लूकस मिलिट्री बेस के अंदर वाले वॉशरूम तक पहुंच जाते हैं। एक लड़की वॉशरूम से आवाज आते हुए सुनती है, लेकिन बिना ध्यान दिए चली जाती है। डेरेक उन बच्चों को जमा कर चुका था जिन्हें मिस्टर वाटसेट नजर आता था। डेबी वॉशरूम पहुंचती है, तभी लूकस जमीन तोड़ते हुए बाहर आता है। डेरेक के इशारों पर धीरे धीरे सभी बच्चे बाथरूम से होते हुए टनल तक पहुंच जाते हैं। माइक देखता है कि पाइप से पानी लीक हो रहा था, जिससे वो घबराने लगता है। डॉक्टर के सोल्जर्स के साथ लैब के अंदर घुसती है और उसे 11 मिलती है जो कि कमजोर हो चुकी थी। 11 को देखकर डॉक्टर अपनी बंदूक अंदर रख लेती है और बड़े ही आराम तरीके से कहती है मैं तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रही हूँ। 11 कहती है मुझे पता है तुम कौन हो और तुमने यहाँ किसको पकड़कर रखा है। ये समझ लो कि तुम और तुम्हारे लोग सब लोग मरोगे। हैकर्स और उसकी टीम एक अलमारी पर गोली चलाती है, ये सोच कर के उसमें हॉपर छुपा होगा, लेकिन उसमें तो डॉक्टर होता है। पीछे से हॉपर सोल्जर्स पर गोली चलाता है और कुछ को मार डालता है। आखिर में हॉपर एकर्ड से भिड़ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। गलती से वो एक ऐसे कंटेनर में घुस जाता है जिसमें वो मोटा बड़ा टेंटाकल वाला मॉन्स्टर कैद था, जो हॉपर को पकड़ लेता है। डॉक्टर आती है, कहती है शांत रहो, जितना हिलोगे उतनी दिक्कत होगी। कुछ बच्चों को बचाकर रॉबिन अपने साथ ले जा रही थी। इधर वाटर लीकेज को माइक और लूकस रोकने की कोशिश कर रहे थे। इधर धीरे धीरे सभी बच्चे वॉशरूम आते हैं और टनल में जाने लगते हैं। तभी एक बच्चा बाथरूम के बाहर पानी आने की वजह से फिसल जाता है। यह देखकर डेरेक डर जाता है और एक लड़की ये सब कुछ देख लेती है और तुरंत ऑफिसर को जाकर इन्फॉर्म कर देती है। माइक लूकस को अलर्ट कर देता है। जॉयस सभी को जाने को बोलती है। डेरेक बाकी बच्चों को लेकर जल्दी जल्दी वॉशरूम में चला जाता है और फिर सोल्जर को अटका कर रखता है। इधर डॉक्टर हॉपर से पूछती है जिस लड़की को तुमने इतने सालों से छुपा कर रखा, आखिर उसे उस जगह तुम क्यों ले आए जहां उसे आना ही नहीं चाहिए था? ऐसा क्या है उसमें जो तुम हमसे छुपा रहे हो? हॉपर कुछ नहीं बताता। डॉक्टर टेम्परेचर बढ़ा देती है जिससे कि मॉन्स्टर कमजोर हो जाता है। फिर टेम्परेचर कम कर देती है जिससे मॉन्स्टर उसे जोर से जग कर लेता है। डॉक्टर कहती है मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, बस अपना मुंह खोलना होगा। 11 अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रही, लेकिन किसी तरह वो डॉक्टर को स्टैब कर देती है। हॉपर किसी तरह कूद कर खुद को बचा लेता है और फिर डॉक्टर को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। इधर वॉशरूम में माइक, विल, डेरेक सोल्जर्स को अटका कर रखते हैं, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाते और वो लोग टनल में जाने वाला गड्ढा देख लेते हैं। हॉपर 11 को लेकर निकलने वाला था और वो 11 को कंपास देता है, कहता है तुम ये लेकर डस्टिन तक पहुंच जाओगी। लेकिन तभी 11 गलती से हॉपर के जैकेट को खोल देती है जिसके अंदर बॉम्ब लगा हुआ था। अब हॉपर कहने लगता है ये आखिरी ऑप्शन है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मेरे लिए तुमसे बढ़कर और कोई नहीं, तुम नहीं जानती मुझे तुम पर कितना नाज है। फिर हॉपर 11 को छोड़कर अंदर चला जाता है। इधर टनल के बाहर निकलने के बाद सभी बच्चों को मर रहे ट्रक में चढ़ा देता है जहां सभी लोग फोम वाले बिस्तर पर बैठ जाते हैं। तभी एरिका सभी को इन्फॉर्म करती है माइक, विल और जॉयस पकड़े गए हैं। एक सोल्जर सलीवन को बताता है कि 5 बच्चे गायब हैं। जॉयस कर्नल को समझाती है कि ये बच्चे सब खतरे में हैं। सलीवन कहता है हम सब बच्चे को यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डेरेक उन्हें कहता है मैंने खतरे को देखा है और आप उनके सामने टिक नहीं पाओगे। तभी विल अपने विजन में डेमोगॉर्गन को आते हुए देखता है। तभी वहां पर लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। सोल्जर्स बंदूक लेकर रेडी हो जाते हैं। नीचे जमीन के अंदर से आवाज आने लगती है। ये वही जगह है जहां पर हॉकिंस के टुकड़े हो गए थे। एक डेमोगॉर्गन बाहर आता है, हमला करने लगता है, लेकिन तभी थोड़ी समय के बाद दूसरा डेमोगॉर्गन बाहर आता है। अब सोल्जर्स मॉन्स्टर्स के सामने टिक नहीं पाते, सब एक एक कर मरने लगते हैं कि इतने में वहां पर तीसरा डेमोगॉर्गन भी आ जाता है। एरिका रॉबिन को बता देती है मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया। तभी
उनके सामने अपसाइड डाउन पोर्टल बनने लगता है। लूकस और दो बच्चे टनल में फंसे हुए हैं और उनके आसपास पोर्टल्स बनने लगते हैं। उन पोर्टल्स में से डेमोगॉर्गन बाहर आने लगते हैं। मिलिट्री बेस में सलीवन फटाफट मॉन्स्टर्स पर धड़ाधड़ गोली चला रहा होता है। माइक सभी को लेकर भागता है। माइक मौका देखते ही कहता है हमें टनल के रास्ते भागना होगा, लेकिन अचानक उनके सामने और पीछे से डेमोगॉर्गन आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। जब उन पर आग बरसाया जाता है तो विल छटपटाने लगता है। इधर लैब में सभी क्रिएचर्स छटपटाने लगते हैं। हॉपर दरवाजा खोलता है और 11 को अंदर आने देता है। आखिर में वो लोग उस लोहे वाले दरवाजे के अंदर जाते हैं। माइक गेट के अंदर किसी को देखता है। इधर 11 उस कमरे के अंदर में काली को देखती है जिस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। इधर मिलिट्री बेस में पोर्टल से वेकना बाहर आता है और वो आराम से सभी सोल्जर्स को मारने लगता है। उस पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता। फिर अपनी शक्तियों से अपने घायल डेमोगॉर्गन की सेना को जिंदा कर देता है। इधर मर्रे और रॉबिन के ट्रक के पीछे भी कई सारे डेमोगॉर्गन्स पड़े हुए थे। उनसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में उनकी ट्रक पलट जाती है। इधर सुरंग में भी लूकस डेमोगॉर्गन से घिर जाता है। वेकना सारे सोल्जर्स को मारने के बाद विल को लेने के लिए आगे बढ़ता है। जॉयस उससे कहती है मेरे बेटे से दूर रहो, लेकिन वेकना उसे दूर फेंक देता है और विल को अपने पास लेकर आता है। वेकना पूछता है क्या तुम उन बच्चों को देख सकते हो? क्या तुम्हें पता है मैंने उन्हें क्यों चुना? क्योंकि बच्चे कमजोर होते हैं, शरीर से और दिमाग से भी। लूकस घायल हो गया था और उसके साथ जो दो बच्चे थे उन्हें डेमोगॉर्गन्स ले जाते हैं। ट्रक से भी बच्चे गायब हो गए थे। वेकना विल से कहता है ये बच्चे बहुत जल्दी बहक जाते हैं और इन बच्चों में सबसे पहले तुम थे। तुम्हें तोड़ना बहुत आसान था। तुमने ही मेरी ताकत का एहसास दिलाया कि मैं क्या हासिल कर सकता हूँ। वेकना विल को छोड़कर वापस अपनी दुनिया में चला जाता है, जिसके बाद डेमोगॉर्गन फिर लौटते हैं रॉबिन, लूकस और माइक को मारने के लिए। विल को तभी रॉबिन की कही गई बात याद आती है कि मैं हर जगह जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जवाब तो मेरे अंदर ही था। फिर पुरानी वीडियो देखते हैं कि कैसे विल और माइक और बाकी सभी लोग दोस्त बने, कैसे उसने अपने भाई जोनाथन के साथ मिलकर कैसल बायर्स बनाया। माइक जैसे ही अपनी आंखें खोलता है देखता है कि डेमोगॉर्गन फ्रीज हो गया था और उन्हें फ्रीज करने वाला विल था, जिसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। विल उन तीनों डेमोगॉर्गन को वैसे ही मारता है जैसे वेकना अपने शिकारों को मारता है। सबके हाथ पैर तोड़ने के बाद विल अपनी नाक से खून पोंछता है और ये देखकर जॉयस हैरान थी। और इसी जबरदस्त एंडिंग के साथ सीजन 5 वॉल्यूम 1 यहीं पर एंड होता है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।